जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई का आज हम लोग पेपर करने वाले हैं। एसआई की अगर परीक्षा की बात करता हूं तो 2018 दिसंबर और 2019 जनवरी में हुई थी। ठीक है, तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो 5 जनवरी 2019 का करने वाले हैं। ठीक है, ये आरपीएफ एसआई का पेपर है। इसे आप कांस्टेबल के अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं और एसआई की अगर तैयारी करते हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो पैटर्न एग्जाम का पैटर्न है सेम है। आज हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे। इसमें दोस्तों जो जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, इन 50 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। क्वेश्चन को पूरा देखिए, और ऐसा नहीं हम लोग कांस्टेबल के भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी करेंगे। ठीक है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए बिना देरी को शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों 50 क्वेश्चन देखें और लास्ट में अपना जरूरी स्कोर बताएं, आपने स्कोर कितना किया। पहला क्वेश्चन है कि उद्योग आधार पर मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर मैं मेमोरेंडम योजना की बात करता हूं तो ये योजना 2015 में दोस्तों लाई गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, यानी कि व्यवसाय करने में आसानी हो, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। राइट आंसर विकल्प उत्तर दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है। अगर मैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करता हूँ, ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा रेल मार्ग है। याद रखेंगे, सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। और ये व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, व्लादिवोस्तोक और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। राइट आंसर डी होगा। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ज़्यादातर रूस में स्थित है। ठीक है, ये रूस में देखने को मिलता है। रूस की राजधानी की बात करते हैं तो मॉस्को इसकी राजधानी हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य में प्रसिद्ध सुल्तान था। महमूद बेगड़ा के बारे में उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। हालांकि इसके शासनकाल बहुत नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको बता दूं ये शासनकाल 1458 से इसने 1511 तक शासन किया है और ये गुजरात के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जीएसटी की आपको पता होगा, जीएसटी की अगर बात करते हैं सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई तो असम सबसे पहले राज्य था। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया। अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवा के लेन देन पे एकीकृत लगाया गया जीएसटी। तो आप सभी को पता है जीएसटी के एकीकृत कर है और एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, ये भी बात याद रखेंगे। कैसा कर है तो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कह रहा विशेष महत्व में घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। ये बात गलत है दोस्तों। जो विशेष महत्व की घोषित सामान थी उसकी अवधारणा को समाप्त नहीं बल्कि क्या किया गया, लागू किया गया। और आपने क्वेश्चन पूछा क्या, कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा गतिज श्यानता की इकाई क्या है। अगर मैं गतिज की श्यानता की इकाई की बात करता हूँ क्या हो जाएगी। अगर मैं वाट की बात करता हूँ आपको पता होगा शक्ति का मात्रक कौन सा हो जाएगा, वाट हो जाएगी। कैंडेला ज्योति तीव्रता का है, किसका है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का है, याद रखेंगे ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, पास्कल दाब की इकाई हो जाएगी, दाब की। और पाइज किसकी है तो पाइज आपको पता होगा गतिज श्यानता की इकाई पाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो द डार्क महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अफ्रीका क्या, ये जो दोस्तों विश्व में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जैसा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले पर एशिया था। पहले पर कौन सा था, एशिया। अगर मैं अफ्रीका और एशिया की बात करता हूँ, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया को कौन सी चीज़ अलग करती तो आपको याद रखना है। अफ्रीका और एशिया के मध्य एक तो स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग करती है, और लाल सागर, ये दोनों अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं। वही अगर अफ्रीका को यूरोप से मैं पूछूं, यूरोप से कौन कौन से अलग करता है तो याद रखेंगे भूमध्य सागर अफ्रीका को एशिया से। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो जिब्राल्टर की जलसंधि, जिब्राल्टर की जलसंधि, याद रखेंगे। जिब्राल्टर की जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या पहाड़ियों की निचली सतह पर घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहते हैं। आपने अगर पहाड़ियाँ देखी होंगी तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग घाटी कहते हैं। जो यहाँ पर खनिज जमा होते हैं उसे प्लेसर डिपॉजिट बोला जाता है, निक्षेप, क्या बोलेंगे, प्लेसर डिपॉजिट या निक्षेप कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगर मैं भौगोलिक आधार पर देखता हूँ, भौगोलिक आधार पर, तो भौगोलिक आधार पर अगर आप देखेंगे, भौगोलिक आधार पर ग्रीनलैंड जो है वो उत्तर अमेरिका का महाद्वीप है। किसका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। अगर राजनीतिक पॉलिटिकल के हिसाब से देखते हैं तो इस पर डेनमार्क का कब्जा है। किसका कब्जा है तो डेनमार्क का कब्जा है, ये भी बात आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में आता है, लेकिन डेनमार्क का वर्तमान में कब्जा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो अगर आधुनिक ओलंपिक खेलों की मैं बात करता हूँ तो बताना है 16 दिन, 30 दिन, 21 दिन या आपका
45 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 1 मिनट दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिन। अगर मैं आधुनिक ओलंपिक की बात करता हूँ तो पहले आधुनिक ओलंपिक के जो खेल हुए थे वो एथेंस में हुए थे। कहाँ पर दोस्तों? एथेंस में हुए थे, याद रखेंगे, एथेंस में। और ये कब हुए थे? 1896 में हुए थे। और ये 4 साल के अंतराल पर होते हैं, ये भी बात याद रखें। अभी हाल ही में 2024 में होंगे और 2024 में पेरिस में खेले जाएंगे। कहाँ पर दोस्तों? ये पेरिस में खेले जाएंगे 2024 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो दोस्तों हाँ, ये अगर बीहड़ आमतौर पर भारत में किस नदी बेसिन में पड़ते हैं? बीहड़ किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं आमतौर पर? अगर मैं बीहड़ की बात करता हूँ तो ये आपको चंबल नदी में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर दोस्तों देखने को मिलते हैं? याद रखें, बीहड़ आमतौर पर चंबल नदी में बेसिन में देखने को मिलते हैं। चंबल की बात करता है, ये यमुना की सहायक नदी, इसकी दोस्तों यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। कहाँ पर देखने को मिलती है? ये मध्य प्रदेश यानी कि MP के मालवा वाले, जो मालवा का पठार है, मालवा पठार, वहाँ पर देखने को मिलता है। मालवा वाले पठार में देखने को मिलती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसी चंबल नदी पर ही कौन सा एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है? गांधी सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध याद रखेंगे। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? करप्पो नदी, ठिकड़ी, अनाईमुड़ी या मानसराम? तो आप सभी को पता है मानसराम। मानसराम याद रखेंगे। एक देखो 3 चोटियां अपने मेघालय, ये कहाँ पर? पहली बात मेघालय में है, मेघालय में पड़ता है, ठीक है, याद रखें। मेघालय में 3 चोटियां। अगर मैं मेघालय की ये अगर मैं पूरा बताता हूँ, अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेघालय देखने को मिलता है। यहाँ पर मेघालय में 3 चोटियाँ देखने को आपको मिलेंगी। कौन कौन सी चोटियाँ? सबसे पहले गारो है, फिर खासी है और फिर जयंतिया। जो खासी पहाड़ी, बीच वाली पहाड़ी, इसको क्या बोलते हैं? खासी पहाड़ी बोलते हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिण में जो पड़ता है वो मानसराम है। कई बार गारो के दक्षिण में पूछा गया, गारो के दक्षिण में कौन सा है? गारो के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिए, गारो के दक्षिण में सूरमा नदी का मैदान है। कौन सा नदी का? सूरमा नदी का मैदान है। कौन सी नदी है दोस्तों? सूरमा नदी का मैदान है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, ठीक है। सूरमा नदी का मैदान यहाँ पर पड़ता है देखने को, ठीक है। चलिए, राइट आंसर आपको पता होगा, मानसराम मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए जाने वाले प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम 3 सदस्यीय आयोग था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश RS साकरिया आयोग आया था। और ये कब? 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RC साकरिया, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग था। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य VV शिवरमन और डॉक्टर RS सेन थे, ठीक है। फिलहाल आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रिले शब्द है, रिले, ये किस खेल से संबंधित? रिले जो है ये रेस, आपने रिले रेस नहीं होगी, ये रनिंग से संबंधित है, याद रखेंगे। रिले रेस किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? ये आपका रनिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो अगर भाषाएं की बात करता हूँ, आप सभी को पता है 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी? और अगर मैं मूल संविधान की बात करता हूँ, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो क्या बोलेंगे? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। चलिए, और ये 8वीं अनुसूची में है, ये भी आपको पता होगा, 8वीं अनुसूची में देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है? हार्नबिल बहुत फेमस त्यौहार है और ये नागालैंड में देखने को मिलता है आपको। नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है हार्नबिल त्यौहार। कहाँ पर है? नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग में अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया? अगर मैं वित्त आयोग की बात करता हूँ, आप सभी को पता होगा वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग कहाँ पर देखने को मिलता है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का देखने को मिलता है। अगर मैं वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, हालांकि इसको आप बजट बोल सकते हैं, लेकिन बजट की चर्चा आपके संविधान में नहीं है, ये आपको 112 में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी को पता होगा, नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की अगर मैं बात करता हूँ, ये नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। और किसके आधार पर? योजना आयोग के आधार पर, योजना आयोग के आधार पर हुआ था, याद रखेंगे। योजना आयोग के आधार पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी? कामसूत्र किसने लिखी, याद रखेंगे। अगर मैं कामसूत्र की बात करता हूँ तो ये वात्सायन की है, वात्सायन। कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपके सामने लिखता हूँ, याद रखने। कालिदास की अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की बात करता हूँ, मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघदूत इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रघुवंशम बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुवंशम। कुमार संभव
कुमार संभम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम, एक इनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। महाकश्यप की अगर मैं बात करता हूँ, महाकश्यप की आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। उसके अलावा अगर मैं वसुमित्र की बात बताऊँ, वसुमित्र महाविभाष सूत्र, कौन सी हो जाएगी, महाविभाष, एक मिनट दोस्तों, विभाष सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे, तो आपको पता होगा विलियम कॉनराड रॉटंजन ने, विलियम कॉनराड रॉटंजन ने की थी एक्सरे की खोज। कब की थी, 1895 में, जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। अनुच्छेद 72 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। अगर आप किसी बड़ी सजा को हल्की सजा कर देते हैं तो उसे लघुकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लघुकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद है, आर्टिकल 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति अगर 55 की बात करता हूँ राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या होगी, 60 बहुत इंपॉर्टेंट, 60 में आपकी शपथ है, ठीक है, याद रखेंगे। 61 में महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पद है, कार्यपालिका शक्तियाँ की बात करता है, कार्यपालिका शक्तियाँ। 54 में निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन का तरीका 55 में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं को के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है। आपने अगर देखा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला। कार्बन जो होता है वो परमाणुओं के साथ सहसंयोजन बंध बना लेता है, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड बनाता है या सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे श्रृंखला बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, पहला अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, बोलेंगे पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, बताएंगे पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ। तो अगर मैं पहले अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता हूँ, इसका गठन कब हुआ आपको बताना है। पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था, ठीक है। और संविधान की अगर मैं भाग की बात करता हूँ तो संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की है। और इसका गठन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। पहला अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। लेपाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा एक थे, विजयनगर अगर आपने पढ़ा होगा, कौन सा, विजयनगर कृष्ण देव राय वाला, तो उसका एक शासक था अच्युत देव राय। क्या नाम था, अच्युत देव राय ने इसके शासनकाल के तहत इसकी स्थापना हुई थी, देवराय, याद रखेंगे। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। व्यक्तिगत मतलब अकेले, लंबी कूद अकेले, मैराथन आप अकेले दौड़ सकते हैं, स्प्रिंट भी अकेले मार सकते हैं, लेकिन खो खो आप अकेले नहीं खेल सकते। खो खो क्या है, आप अकेले नहीं खेल सकते। खो खो भाई अकेले खेल लेंगे तो आप कहेंगे खो खो आप अकेले नहीं खेल सकते। इसमें एक टीम होती है, इसमें क्या है, एक टीम की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या है, एक टीम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, हम सभी को पता होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा हम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, IMF के साथ। अगर IMF की बात करता हूँ, इंटरनेशनल फंड फैसिलिटी इसे बोल सकते हैं, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो वित्तीय वर्ष 1981-82 में इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, राइट आंसर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घटना है जिसमें पेरुविलियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, क्या बोलते हैं। एक घटना है जिसे, एक मिनट दोस्तों, क्या बोलते हैं, एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से समुद्री लहरें बहती हैं उसे कहा, देखो पेरुवियन मतलब पेरू। अगर आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा होगा, अफ्रीका अगर मैं महाद्वीप की बात करता हूँ, अफ्रीका अगर महाद्वीप आपने पढ़ा होगा तो आप इस वाले क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ पर आपको चिली और पेरू वगैरह देखने को मिलते हैं।
अफ्रीका नहीं, अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका, क्या बोलेंगे, दक्षिण अमेरिका देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में पेरू कहाँ पड़ता है, पेरू, बोलीविया, ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिला। कौन सा, ये दक्षिण अमेरिका। अगर आप देखते हैं दक्षिण अमेरिका में पेरू देखने को मिलता है। यहीं से एल नीनो का जो प्रभाव होता है, किसका दोस्तों, एल नीनो का प्रभाव होता है, तो आपको ये देखने को, घटना देखने को मिलती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, एल नीनो के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी सखावत जाधव किस खेल से संबंधित है। सखावत जाधव की अगर मैं बात करता हूँ, ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो बताएंगे राइट आंसर बी हो, कुश्ती से संबंधित है। किससे, कुश्ती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अगर आभासी बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, कॉरियोलिस बल कहा जाता है। कॉरियोलिस बल अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है, उसका नाम क्या है, बताएंगे। टाइफाइड के लिए प्रभावी होता है, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, क्लोराम्फेनिकोल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्लोरीन युक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शाही निकाय कौन सा है। टेबल टेनिस से जुड़ा है तो राइट आंसर क्या, ITTF ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन बोलते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। स्थापना की अगर मैं बात करता हूँ तो 1956 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करता हूँ तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। यह एक ज्वालामुखी है, कैसा ज्वालामुखी है, तो क्या बोलेंगे, यह ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी बोला जाता है। ये उद्गार होता है, यानी कि जो ज्वालामुखी 3 प्रकार के, मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये कैसा ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसकी। अगर मैं नागरिकता की बात करता हूँ, नागरिकता अगर भारतीय संविधान के भाग की अगर बात करता हूँ तो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता के प्रावधान देखने को मिलते हैं। 5 आधारों पर भारत में आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितने आधारों पर, 5 आधार पर भारत में आप नागरिकता, 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने का संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है, तो याद रखेंगे संसद के पास है। किसके पास, संसद के, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी। जो प्रशासनिक सुधार आयोग आए थे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ प्रशासनिक सुधार आयोग के, तो मोरारजी देसाई थे, या आप क्या बोलेंगे, मोरारजी देसाई थे, वीरप्पा मोइली, हनुमंतैया या PV राजमन्ना। तो अगर मैं इस बात की करता हूँ, ये 5 जनवरी कब की बात है, 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग लाया गया था। किसकी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, कब, 1966 में, 5 जनवरी 1966 में लाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष, कौन सा, मादा जनन कोष जो होता है गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की जो गति होती है उसे हम लोग सीधी रेखीय गति बोलते हैं, सीधी रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अगर गठन की बात करता हूँ 1952 में इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसे NDC बोलते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है कार्यकारी निकाय, ये भी याद रखना, कैसा निकाय है, कार्यकारी निकाय है। ठीक है, कार्यकारी निकाय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट ये रहा, हड़प्पा सभ्यता में कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें जो कस्बे थे उनको डैश पैटर्न पर रखा गया। हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूँ, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो, हालांकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थे। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। 1921 में पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, याद रखेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और रेक्टेगुलर ग्रिड, क्या बोलते हैं, रेक्टेगुलर ग्रिड मॉडल पर आधारित थी ये। और एक कैसे, नगरीय नियोजन था। पहली बात आपको पता होगा कैसी सभ्यता थी, नगरीय नियोजन था, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत सड़कें जो, अच्छा अब आप कहेंगे कि
रेक्टेंगुलर ग्रिड क्या होता है, ये सड़कें जो होती है वो एक समकोण पर काटती हैं, सड़कें क्या होती हैं, समकोण पर काटती हैं। और जल निकासी प्रणाली, तो यहाँ पर आपने देखा जल निकासी प्रणाली बहुत उस जमाने में नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने देश तक किसानों की आय को दोगुना करने का योजना बनाई है। कब तक नीति आयोग ने, भारत सरकार कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई? तो अगर मैं पहले की बात करता हूं तो 2022 तक इनकी यह योजना थी, लेकिन अब वर्तमान में इसकी डेट को बढ़ा दिया गया। राइट आंसर ए होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है? जो ताप होता है इसके स्थानांतरण को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या होगा, ताप के स्थानांतरण को। तो ताप का जो स्थानांतरण होता है इसे क्लोरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ताप के स्थानांतरण को क्लोरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर मैं हाइड्रोमीटर की बात करता हूँ, जो तरल होते हैं उनकी सापेक्षिक आर्द्रता, तरलों की सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है उसको हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता। मैनोमीटर, अगर मैनोमीटर की बात करते हैं, गैसों के जो दाब होता है, गैस का दाब जो होता है, गैसों के दाब मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा जो किसी परिपथ में जो होता है, विद्युत धारा जो होती है की उपस्थिति की जांच हम लोग गैल्वेनोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है, जो आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो अगर अनुच्छेद 16 के तहत संघ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसके साथ हम डी पर जाएंगे, ऑप्शन डी 16। तो आप कहेंगे कि हालांकि आवास अनुच्छेद 19 में अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 19 में 6 सेक्शन आते हैं, उसमें भी आवास की बात करता है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त के रूप में बात की गई। ऑप्शन नंबर डी लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता को जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हम अनुच्छेद पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी अगर मैं अनुच्छेदों की बात करता हूँ, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, बोलने का अधिकारी, बोल सकते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार दिया। 15 धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 26 ये धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, महायान शब्द का संबंध किस धर्म से? देखो हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, ये किस धर्म से संबंधित थे? तो अगर हीनयान और महायान की बात करता हूँ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्या बोलते हैं? बौद्ध। अगर जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा, एक तो हम श्वेतांबर था, एक क्या था? श्वेतांबर, और एक आपका तो कौन था? दिगंबर। दो संप्रदाय, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था, ठीक है। और हीनयान और महायान ये आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर और महान कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? जो मधुमक्खी होते हैं उसके छत्तों को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, लोथल का प्राचीन हड़प्पा से किस राज्य में स्थित है? लोथल आपको पता है गुजरात में स्थित था, ठीक है। और किस नदी के किनारे? बहुत बार एग्जाम में आता, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है, याद रखें ये भी आपके एग्जाम में। ये क्या था? गोदीवाड़ा बोल सकते हैं, गोदीवाड़ा या बोल सकते हैं इसको आप बंदरगाह था। क्या था ये? बंदरगाह था, याद रखेंगे क्या था? एक बंदरगाह था, और जो बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछा गया कौन सा? बंदरगाह था, भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ देखने को मिलती हैं। कौन सी? 3 युगल समाधियाँ में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, हिडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? हिडोला महल और क्या बोलते हैं? जहाज महल। हिडोला महल और जहाज महल जो है ये मांडू क्षेत्रीय कला से संबंधित है। मांडू क्षेत्रीय कला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाना जाने वाला मांडू शहर पराशर शासन के दौरान समृद्ध था। ये परमार शासन किसके? ये परमार शासन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। परमार शासन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडो इस्लामिक शैली के स्मारक भी पाए जाते हैं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है। हिडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेरीप्लोटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? क्या बोलते हैं? पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाए, अमेरिकन काकरोच इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन काकरोच, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है। देखो राष्ट्रपति के अगर अध्यादेश की बात करता हूँ, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये अल्पकालीन शक्ति है। अल्पकालीन कानून है, अल्पकालिक कानून है, ठीक है। अल्पकालिक कानून आप कहेंगे क्या होता है? देखो जब संसद में राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई एक सत्र ना हो, ज़्यादातर दोनों नहीं होते हैं, जब सत्र ना हो तो अनुच्छेद 123 यानी कि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये एक अल्पकालिक कानून है। इसके अगर मैं अध्यादेश की बात करता हूँ, अध्यादेश कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है।
ठीक है। राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है 1935 के अधिनियम से शक्ति मिलती है, ठीक है। कब जारी किया जाता है, तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में ये क्या होता है, इसकी जारी किया जा सकता है। तो मतलब क्या होता है, समान शासन वाले प्रावधानों के संसदीय अधिनियम के रूप में। एक अल्पकालिक कानून है, ये भी सीधा क्वेश्चन मुझे अध्यादेश क्या है, तो क्या बोलेंगे, अल्पकालिक कानून। क्या है, अल्पकालिक कानून, ये भी बात आप सभी को याद रखना। अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति अनुच्छेद, अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1953 के अधिनियम से ये लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया। चिश्ती संप्रदाय की अगर मैं बात करता हूँ, चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय भारत में ये मोइनुद्दीन चिश्ती लाए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है और है, मैं आपको याद रखना, कश्मीर क्षेत्र। कश्मीर वैली जो है ये करेवा एक यहाँ पे मृदा होती है। करेवा क्या है, एक मृदा है जहाँ पर दोस्तों जाफरान की खेती होती है, ठीक है। जाफरान की खेती होती है, याद रखेंगे, जाफरान की जायफर बोलते हैं, जाफरान की खेती होती है। तो कश्मीर वैली ये जाफरान की खेती के लिए जानी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं असम की बात करता हूँ, दार्जिलिंग की बात करता हूँ, नीलगिरी की बात करता हूँ, ये सभी क्षेत्र आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इन क्षेत्रों को जीआई टैग भी प्राप्त होता है, ये आपके चाय के लिए जाना जाता है। फिलहाल करेवा मृदा आपको याद रखना है, जाफरान खेती के लिए जानी जाती है कश्मीर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में डेकाथलॉन किसकी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं बताएंगे। डेकाथलॉन में दोस्तों 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। कितनी, 10 होती हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि स्पोर्ट्स से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन किए। उम्मीद है आप सभी को 50 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थोड़ा हमने जल्दी किया ताकि वीडियो जल्दी समाप्त हो जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे भी क्वेश्चन थे जिनको हमने किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो अगर आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपको जितने भी लोग हैं आरपीएफ की तैयारी, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। आपको लगातार, चाहे वो जीएस हो, रीजनिंग हो, लगातार आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन आपके आने हैं और यहाँ से मैं आपको संपूर्ण तैयारी करवाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।